हेलो बच्चों, आज हम जो है जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप ये देखेंगे कि हमने जितना भी आपको ऑलरेडी बता रखा है उससे एक आध क्वेश्चन अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन हमारे बताए हुए वीडियो में से डायरेक्ट हूबहू हिट कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा तेजी से। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इन ओजोन। कह रहा है कि ओजोन में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन पर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ओजोन को हम O3 से लिखते हैं और इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को बीच में रखते हैं और दो ऑक्सीजन को उसके किनारे किनारे रख देते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और इसके पास बचते हैं 2 लोन पेयर और इसके पास ऑलरेडी 3 लोन पेयर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। इसके पास क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन अपना एक लोन पेयर क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है तो इसके पास केवल एक लोन पेयर रह जाता है। तो ये आपका ओजोन का स्ट्रक्चर है। और अब आपको काउंट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ पे, ऑक्सीजन पर इन ओजोन। तो इस हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 लोन पेयर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इन ओजोन। अगला क्वेश्चन दे रहा है द इंटरमीडिएट फॉर्म व्हेन फिनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्यूमीन। कह रहा है कि अगर हम फिनॉल को क्यूमीन से प्राप्त करते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको फिनॉल में बताया गया था कि फिनॉल को बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन क्या होता है, एक सीधा साधा बेंजीन होता है और इस पर एक CH3 होता है और एक CH3 इधर लगा होता है और इधर H लगा होता है। इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। अगर हम इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या करता है कि पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है। क्या होता है, हाइड्रो पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है और इसके ऑक्सीजन रिएक्शन होता है तो बनता है C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H। ये पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है और जब इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं H+ और H2O तो बनता है सीधा साधा फिनॉल। क्या बनता है, सीधा साधा फिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। और इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि क्यूमीन से जब हम फिनॉल बनाते हैं तो इंटरमीडिएट की क्या बनता है, हाइड्रो पेरोक्साइड। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फ्लेम टेस्ट। कौन सा कंपाउंड है जो फ्लेम टेस्ट देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कारण कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्लेम टेस्ट दिया करते हैं। ऑप्शन दे रहा है बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम और ऑल ऑफ द अबव। जब आपको प्यारे बच्चों हमने पीरियोडिक टेबल बताया था तो हमने बताया था पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप कि जितने भी एलिमेंट होते हैं इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत ज्यादा होता है और ये फ्लेम टेस्ट दिया करते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, ये सारे के सारे एलिमेंट फ्लेम टेस्ट देते हैं। फ्लेम टेस्ट क्यों देते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत ही ज्यादा होता है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में बताया गया था। तो इस हिसाब से आपका डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप हो, दोनों ही एलिमेंट फ्लेम टेस्ट दिया करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। नोबल गैस क्या होता है, हीलियम,
नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। दिस इज द नोबल गैस। और इस नोबल गैस में सबसे ज्यादा जो एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी होती है वो नियान की होती है। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद आर्गन का और क्रिप्टॉन का नियर अबाउट सेम होता है, और फिर जो है सेम होता है। फिर आता है जीनान का और फिर आता है हीलियम का। तो थोड़ा सा इसको हम याद रख लेंगे कि जो है नोबल गैस के केस में सबसे ज्यादा जो एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो नियान की होती है। उसके बाद आर्गन और क्रिप्टॉन का सेम होता है, और उसके बाद जीनान का होता है सबसे कम, हीलियम का होता है। और इस हिसाब से आप देख पाएंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम तेजी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा है, दे रहा है इफ x एटम आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कार्नर। कह रहा है कि जो x एटम है वो क्यूब के अल्टरनेट कार्नर पर है और एट ए बॉडी सेंटर, और एक एटम बॉडी के सेंटर में है। और कह रहा है y एटम आर प्रेजेंट एट 1/3 ऑफ द फेस सेंटर। जो y एटम है वो फेस सेंटर के 1/3 हिस्से में है, और आपको बताना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हम बताएं तो बताया गया था कि जो क्यूब होता है, क्यूब में 8 कार्नर होते हैं। कितने कार्नर होते हैं? 8 कार्नर होते हैं। और कह रहा है कि जो x एटम है वो अल्टरनेट कार्नर पे है, यानी एक कार्नर पे रहेगा, फिर इस पे नहीं रहेगा, फिर इस पे रहेगा, फिर इस पे नहीं रहेगा। मतलब 8 कार्नर में केवल 4 कार्नर पर ही प्रेजेंट है। और कह रहा है एक एटम जो है हमारा बॉडी के सेंटर में है, और ये एटम है हमारा x। एक x हमारा यहाँ है, एक x यहाँ रहेगा, एक यहाँ नहीं रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ठीक। और फिर एक यहाँ रहेगा, फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर 1 2 3 4 हो गया, ठीक। यानी अल्टरनेट कार्नर पे है, एक पे रहेगा, एक पे नहीं रहेगा, फिर एक पे रहेगा, एक पे नहीं रहेगा। यानी कि टोटल जो है x जो हमारा एटम है वो 4 कार्नर पे है। अगर कोई एटम कार्नर पे होता है तो उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। और एक एटम कहाँ है? सेंटर में है। एक एटम सेंटर में है तो उसका फुल कंट्रीब्यूशन 4 दूना 8, 1/2 हो गया। 1/2 + 1 यानी 3/2 हो गया। अब हम y के केस में देखते हैं। जो हमारा y एटम कह रहा है क्या है? y एटम कह रहा है कि y एटम आर प्रेजेंट एट 1/3 ऑफ द फेस सेंटर, कि फेस सेंटर की 1/3 में है। तो हम जानते हैं कि एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, और जो फेस का 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। इतना तो आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि फेस 6 फेस होते हैं, और फेस में एटम का 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। फिर कह रहा है कि इसका 1/3 है, 1/3 है। अगर हम काटे तो फिर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी कि x 3/2 और y 1 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर हम रेशियो निकालें x रेशियो y तो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा आपका 1। थोड़ा सॉल्व करें तो 3:2। यानी कि अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो x और y का 3 और 2 के अनुपात में है, तो फार्मूला होगा हमारे x3 और y2 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप देख पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखेंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको पहले ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। दे रहा है रिएक्शन ऑफ NO2 इन सनलाइट फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक में अगर NO2 सनलाइट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, NO2 जो होता है जब वो सनलाइट यानी HMU से रिएक्ट करता है तो क्या NO देता है और एक रिएक्टिव ऑक्सीजन देता है, या जिसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये बहुत रिएक्टिव होता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसको ओजोन में कन्वर्ट कर देता है। और यह ओजोन जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है NO
प्लस O3 से रिएक्ट करता है तो फिर आपको बनाता है NO2 प्लस O2। तो कह रहा है कि अगर हम NO2 लाइट से रिएक्ट करता है तो कौन सा रिएक्शन देता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत तेजी से क्वेश्चन को लगाएंगे और हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रहा है हाफ लाइफ इक्वल टू 30 मिनट, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस। कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शंस है और उसका जो हाफ लाइफ टाइम है यानी कि टी हाफ, कह रहा है कि उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो 30 मिनट का है, और अगर कोई रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गया है तो आपको बताना है कि जो है कि कितना समय लगेगा 75% कंप्लीट होने में। तो हम क्या क्या कहते हैं कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है K बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहां से आप इक्वेशंस का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ मतलब 30, और काट देंगे 3 दूना 6, 3 3 हो जाएगा 0.0231। ये आपका जाएगा रेट कांस्टेंट। अब हम देखते हैं, कह रहा है कि अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई हो तो कितना समय लगेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, K बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये जानते हैं, हमको टी निकालना है तो टी को हम यहां कर दे, K यहां कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम टी यहां कर दे, K यहां कर दे तो हो जाएगा टी बराबर 2.303 अपॉन K log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। A क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक क्षमता है, और A माइनस एक्स क्या है, टी समय बाद कंसंट्रेशन है। तो क्या है, अगर हम मान लें जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, A है, और टी समय बाद कितना होगा, आफ्टर टी टाइम्स। टी टाइम्स में क्या जाएगा, A माइनस एक्स कह रहा है, A माइनस एक्स है, यानी कह रहा है कि जो रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट हो गया है। तो अगर 75% कंप्लीट हो गया है तो कितना अमाउंट शेष बचा, तो A माइनस 75% मतलब 0.75A यानी 0.25A, यानी कि अगर कोई रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गया है तो टी समय बाद 0.25A शेष बचेगा। अब उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, टी बराबर 2.303 अपॉन K log 10। हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, A था, टी समय बाद कितना बचा, 75% कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा 0.25A, 0.25A कट गया, और ये हो जाएगा आपका। थोड़ा इसको आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इसको हम देख लेते हैं, T बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन K log 10, 1 अपॉन 0.25 है, 0.25 तो ऊपर हम 100 कर सकते हैं, तो 100 अपॉन 25, 25 चौके 104 हो गया, और log 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, तो जाएगा 2.303 अपॉन K। 4 को 2 पे पावर 2 लिख देंगे तो 2 आगे आएगा, 2 लाख 2 लिख सकते हैं। अब हम K के मान को रख दें, कि K का मान कितना है 0.023, तो 2.303 अपॉन 0.023 इंटू 2 लाख 2,
अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करें। हम इसको इस पॉइंट में अगर लिख दें तो 2.303 अपान इसको अगर हम 2.3 के रूप में लिखें तो 10⁻⁻2 होगा और इंटू 2 लाख 2 होगा और ये दोनों कट जाएगा। चलिए थोड़ा हम यहाँ ले लेते हैं, इसको आप लिख लिए होंगे और फिर हो जाएगा हमारा t बराबर 2 लाख 2 तो 2 लाख 2 अपान 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा हम 10⁻2 ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू लाख 2 का मान होता है 0.301 और इंटू 100 और ये बराबर हो जाएगा 30 और 30 इंटू 60 यानी 60 मिनट नियर अबाउट हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि अगर कोई रिएक्शन जिसका हाफ लाइफ 30 मिनट है तो उसको 75% कंप्लीट होने में 60 मिनट लगेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीन पर आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रहा है, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज x, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ विल बी। कह रहा है कि जो है लिथियम 2+ का जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी वैल्यू x है, तो आपको बताना है कि बेरिलियम 3+ का जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए आप बोर एटॉमिक मॉडल में हमने बोर रेडियस का फार्मूला बताया था और बताया था कि R बराबर होता है 0.529 n² अपान z एंगस्ट्रॉम। और यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n² अपान z। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि जो आपका रेडियस होगा वो n² अपान z के समानुपाती होगा, तो आप इन दोनों के रेडियस को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लिख लें रेडियस ऑफ लिथियम 2+ अपान रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+, क्या हो जाएगा n², यानी कि 2 दूना 4 अपान z। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, बटे बेरिलियम 3+ है तो उसके लिए क्या निकालना है, तीसरे सेल का निकालना है, 3 तरीका 9 बटे z। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के 1, हीलियम को 2, लिथियम 3, बेरिलियम का 4 होता है, 4 हो गया। अब इसको ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 27। यानी कि लिथियम 2+ और बेरिलियम 3+ में जो रेशियो का जो अनुपात होगा 16/27 है। और वो दे रहा है कि जो लिथियम 2+ का जो रेडियस है वो x है, तो x अपान रेडियस बेरिलियम 3+ हो जाएगा 16/27 और यहाँ पर हो जाएगा रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+ इज इक्वल टू, अगर हम निकालना चाहें तो हो जाएगा 27/16x। ये बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकेंगे। मतलब अब जो आपका बेरिलियम 3+ का जो रेडियस होगा वो लिथियम 2+ के रेडियस का 27/16 टाइम्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दे रहा है एक कंपाउंड दे रखा है CH3 और उसके पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप है। अब कह रहा है कि इसका जो रिएक्शन एक बार ब्रोमिनेशन होता है, एक बार रिडक्शन होता है, एक डाइजेशन होता है और फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 से, और आपको बताना होगा कि उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रोमिनेशन हो रहा है, दूसरे स्टेप में रिडक्शन हो रहा है और तीसरे स्टेप में डाइएजोटाइजेशन हो रहा है और चौथे स्टेप में
KMnO4 से रिएक्शन हो रहा है, तो आपको बताना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रिएक्टेंट है CH3 है, टॉलुइन है, और इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। अब जो रिएक्शन इफेक्ट करेगा वो नाइट्रो के हिसाब से करेगा। क्या होता है कि नाइट्रो मेटा डायरेक्टर होता है, तो जो ब्रोमीन होगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा 1 और 2, इसके लिए ये आर्थो और ये मेटा। तो जो ब्रोमिनेशन होगा वो नाइट्रो के मेटा पोजीशन पे होगा। यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन और यहाँ पर हो जाएगा NO2। ये ब्रोमिनेशन हो गया। और इसके बाद अगर हम इसका रिडक्शंस करेंगे तो क्या होता है, जो नाइट्रो ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा और उसका हाइड्रोजनेशन होगा। क्या बनेगा, NH2 ग्रुप आएगा, CH3 ब्रोमीन और NH2 ग्रुप आएगा। यानी नाइट्रो का जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एमीन बनेगा। और फिर इसका डाई एजोटाइजेशन होगा। डाई एजोटेशन मैंने पता है NaNO2 और HCl से रिएक्शन होगा लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एमीन का अगर हम सोडियम नाइट्राइड और HCl से लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है। हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है। CH3 बॉन्ड Br गिव्स N2 प्लस और Cl माइनस, डाइजोनियम साल्ट बनेगा। और फिर अगर हम इसका एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, ये डाइजोनियम साल्ट हट जाएगा और आपका बनेगा CH3 ब्रोमीन। अगर हम अब इसका रिएक्शन हम KMnO4 से करा देते हैं, KMnO4 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये करता क्या है कि बेंजीन से जुड़ा जो कार्बन होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है और ये टॉलुइन को ऑक्सीडाइज करेगा तो बना देगा अम्ल, बना देगा COOH और Br। अब देखेंगे इस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो पहला होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत